हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से थोड़ा सा अभी टेंस होंगे क्योंकि मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन का प्रोग्राम आ चुका है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये एक तरीका है, असेसमेंट का एक तरीका है जिसके बेसिस पर जो है आपको सेमेस्टर 2 से सेमेस्टर 3 में प्रमोट किया जाएगा। बिल्कुल आप नहीं घबराइए, सारा कुछ जो है वो अच्छा ही होगा। तो आइए फिर हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों का जो जीई का पेपर है यानी GE2 केमिस्ट्री का जो पेपर है उसमें हम लोगों को किस तरह से स्टडी करना होगा, कैसे हम लोग जो है स्ट्रैटेजी बनाएं ताकि अच्छा से अच्छा मार्क्स जो है वो हम लोग ले पाएँ। तो सबसे पहले ये आप जान लीजिए कि आपका जो एग्ज़ामिनेशन होगा वो ऑनलाइन होगा और इसमें सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। तो इसलिए आपको जो आंसर लिखना है वो स्पेसिफिक लिखना होगा। आंसर अगर गलत होगा तो फिर आपको जो है 0 मिलेगा और आंसर सही होगा तो आपको 1 मार्क मिलेगा। तो इसके लिए जो है सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों का सिलेबस क्या कहता है। तो सिलेबस में जो हम लोगों का है इसमें हम लोगों को 2 पोर्शन पढ़ना है। सेक्शन ए में हम लोगों को फिज़िकल केमिस्ट्री है, तो फिज़िकल केमिस्ट्री में हम लोगों ने 12 मार्क्स रखा है और सेक्शन बी में हम लोगों को 13 मार्क्स का रहेगा और वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड आपको सवाल आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सेक्शन ए यानी कि फिज़िकल केमिस्ट्री में जिससे कि 12 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उसमें क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहले जो है इसमें आप समझ लो कि इसमें आपको ट्रू फॉल्स पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन जो है वो ट्रू फॉल्स रहेगा और सेकंड क्वेश्चन जो है वो हम लोगों को मैच द फॉलोइंग रहेगा। तो इसके लिए सबसे पहले सिलेबस क्या है, ज़रा सिलेबस पर हम लोग गौर करें। तो सिलेबस में हम लोग जैसा कि देख सकते हैं कि हम लोगों को इसमें 3 चैप्टर को स्टडी करना है। पहला है केमिकल एनर्जेटिक्स, दूसरा है केमिकल इक्विलिब्रियम और थर्ड हम लोगों का है वो है आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो इसमें सबसे मज़ेदार बात और सबसे फेवरेबल बात हम लोगों के लिए है वो है कि ये जो तीनों चैप्टर है, दीज 3 चैप्टर्स वी हैव स्टडीड इन क्लास 11th, इसलिए कोई घबराने वाली बात नहीं है। थोड़ा सा जो है पॉइंट्स को रिकॉल कर लेंगे। क्लास 11th के अगर नोट्स आपके पास में होंगे तो थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे तो आपको जो है वो काफ़ी आसानी से आप सारा कुछ जो है वो कंट्रोल में कर सकते हो। तो ऐसा करते हैं हम लोग कि हम लोग 1 बाय 1 जो है डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक्स जो है वो हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होगा और कौन कौन सा जो है आपको टॉपिक्स जिसको देखने पर जो है आप सारी चीज़ों को संभाल पाओगे। तो सबसे पहले केमिकल एनर्जेटिक्स की बात हम लोग करते हैं। तो केमिकल एनर्जेटिक्स में हम लोगों का जो सिलेबस है वो जैसा कि आप देख रहे हो उसमें हम लोगों को पढ़ना है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आपको स्टडी करने का तरीका ये होगा कि सबसे पहले जो है फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ और इवन 0th लॉ को भी थोड़ा सा आप देख लोगे। जैसा कि आप जानते ही हो कि फर्स्ट लॉ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लॉ कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर जो है ये बात करता है। सेकेंड लॉ कहता है कि जब भी आप कन्वर्शन करोगे एनर्जी का, जैसा कि फर्स्ट लॉ में हम लोगों ने कहा कि कन्वर्शन ऑफ एनर्जी इज़ पॉसिबल, लेकिन सेकेंड लॉ कहता है कि जब भी आप कन्वर्शन करोगे तो कुछ ना कुछ अमाउंट में जो है आपको वर्क नहीं मिलेगा, यानी एनर्जी जो है वो वेस्ट होगा। और थर्ड लॉ जो हम लोगों का है वो है हम लोगों का कि अगर मान लीजिए एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर हम लोग कर दें, यानी कि हम लोगों का 0 केल्विन अगर हो जाए तो इस एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर जो है वो आपको एंट्रोपी जो है किसी भी सिस्टम का 0 हो जाएगा। तो ये तीनों जो लॉ है, इन तीनों लॉ को थोड़ा सा देख लोगे। इसके अंदर में जो फॉर्मूला वगैरह है उसको भी आप देख लोगे क्योंकि इसी से रिलेटेड जो है आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो ट्रू फॉल्स का जो पोर्शन है वो आपको फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ और इवन थोड़ा सा 0th लॉ पर भी जो है बात रहेगा। तो ट्रू फॉल्स जो है वो आपको दैट विल बी बेस्ड ऑन दिस लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग आ जाते हैं वो है केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम में। ये भी हम लोगों का क्लास 11th में, हम लोगों ने पहले ही कहा कि क्लास 11th में हम लोगों ने स्टडी किया हुआ था। तो इसके अंदर में जो हम लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है वो है कि व्हाट इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जब हम लोगों का इक्वल हो जाए तो उस कंडीशन को हम लोग कहेंगे इक्विलिब्रियम का स्टेज कहेंगे, ठीक है। तो इसी में फिर हम लोगों को देख लेना होगा केपी एंड केसी। केपी का मतलब आप समझ सकते हो, केपी का मतलब हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर और केसी का मतलब हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। तो दोनों के बीच में एक इंटर रिलेशन है जिसको कि आप देख लोगे, केपी इज इक्वल टू केसी आरटी टू द पावर डेल्टा एन, ठीक है। तो ये हम लोगों का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चंस रहेगा।
इसके बाद फिर हम लोगों को इसी में फिर हम लोगों को पढ़ना है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल का स्टेटमेंट थोड़ा सा आप देख लोगे कि कैसे क्या होता है। इसके बाद जो है हम लोगों को एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक और बनता है, वो है पीएच, जिसके बारे में आप भली भांति जानते होंगे कि पीएच जो है एक स्केल है जिससे हम लोग किसी भी सॉल्यूशन का नेचर को पता कर सकते हैं, वेदर इट इज़ एसिडिक, बेसिक और इवन न्यूट्रल। तो ये पीएच जो है अगर 7 रहेगा तो आप जानती हो कि न्यूट्रल हो जाएगा, 7 से अगर कम रहेगा तो एसिडिक हो जाएगा, 7 से अगर ज़्यादा रहेगा तो वो बेसिक हो या अल्कलाइन हो जाएगा। तो ये आप देख लोगे। इसके अलावा फिर बफर सॉल्यूशन के बारे में भी स्टडी करना होगा। बफर सॉल्यूशन आपको मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूँ कि बफर सॉल्यूशन इज़ अ सॉल्यूशन इन विच द पीएच ऑफ द solution remains constant even after the addition of small amount of acid और small amount of base। यानी कि अगर एक ऐसा सॉल्यूशन हमारे पास रहे और उस सॉल्यूशन में अगर हम लोग थोड़ा सा एसिड या फिर थोड़ा सा बेस भी डाल दें तो भी उसका पीएच जो है वो कांस्टेंट ही रहे, तो वैसा केस को हम लोग कहेंगे बफर सॉल्यूशन। ठीक है, तो बफर सॉल्यूशन का एग्जाम्पल्स थोड़ा सा आप देख लोगे, एसिडिक बफर, न्यूट्रल बफर, इवन अल्कलाइन बफर, तो वो आप देख लोगे। इसके बाद फिर हम लोगों को एक और टॉपिक मिलता है, वो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है उसकी मदद से हम लोग ये गेस कर सकते हैं कि हम लोगों का जो है सॉल्ट सॉल्युबल होगा या फिर इनसॉल्युबल होगा या फिर प्रेसिपिटेट कर जाएगा। तो Kp और Ki यानी कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट और आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट दोनों के बीच का जो रिलेशन है उस रिलेशन पर थोड़ा सा आप गौर कर लोगे, क्योंकि उसी रिलेशन के बेसिस पर हम लोग ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हम लोगों का सॉल्ट का नेचर क्या होगा, whether it will precipitate out, whether it will be soluble or remains in equilibrium। ठीक है, तो इसके बाद एक और लास्ट टॉपिक जो आपको देख लेना होगा वो है लैटिस एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, कोई भी सॉल्ट जो है वो वाटर में सॉल्युबल होगा या नहीं होगा, ये चीज़ का जो है फैसला हम लोग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लैटिस एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी। अगर लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा होगा तो सॉल्ट विल बी इनसॉल्युबल, अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगा तो सॉल्ट विल बिकम सॉल्युबल। तो ये टॉपिक थोड़ा सा आप देख लोगे। तो ये जो है सारा का सारा पोर्शन हम लोगों का हो गया फिजिकल केमिस्ट्री का, जिसमें कि हम लोगों ने 12 मार्क्स जो है वो सेट किया हुआ है। मैं फिर से कह रहा हूँ, देयर इज़ नथिंग टू वरी। आप शांत दिमाग से थोड़ा देखोगे, थोड़ा सा स्टडी करोगे तो फिर जो है आप आसानी से चीज़ों को सॉल्व कर पाओगे। तो आइए फिर देख लेते हैं कि हम लोगों का सेक्शन बी यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन क्या कहता है। तो सबसे पहले जो है थोड़ा सा सिलेबस पर हम लोग गौर कर लें। सिलेबस में हम लोगों को जो स्टडी करना है वो है पहला, जैसा कि आप देख रहे हो कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का पहले पोर्शन देखना होगा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बाद एल्काइल हैलाइड्स एंड एराइल हैलाइड्स का पोर्शन है। फिर हम लोगों का एल्कोहल्स, फेनॉल्स एंड ईथर्स है। और फाइनली जो है वो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के बारे में स्टडी करना है। तो ये सारा जो टॉपिक्स है, ये टॉपिक हम लोगों का क्लास 11 और क्लास 12 वाला टॉपिक ही है। अगर वहाँ पर आप बढ़िया से स्टडी किए हुए होगे, पुरानी बातों को थोड़ा सा आप रिकॉल करोगे तो बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाओगे और हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है आप कर पाओगे। एनीवे, तो हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों को क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो बनता है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, वह है हम लोगों का एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का पोर्शन। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि कोई भी कंपाउंड को एरोमेटिक हम लोग कब कहेंगे, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर ए कंपाउंड टू बी एरोमेटिक। तो इससे रिलेटेड एक वीडियो भी है हमारे चैनल में, अगर आप सर्च करोगे तो आपको वो मिल जाएगा। एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स किसको कहते हैं, किस कंडीशंस को कौन अगर फॉलो करे तो क्या होगा, इससे रिलेटेड सारा डिटेल्स जो है वो एक वीडियो बना हुआ है। तो उसको आप सर्च करोगे तो वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोगों का जो टॉपिक बनता है वो है हम लोगों का डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। जैसे आप नॉमेनक्लेचर का पार्ट थोड़ा देख लोगे, जैसे फिनॉल का क्या स्ट्रक्चर होता है, बेंजोइक एसिड का क्या स्ट्रक्चर होता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है। इसी ढंग से डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप रिलेटेड जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनका स्ट्रक्चर जो है आपको देख लेना होगा। और साथ ही साथ जो है आप थोड़ा सा इसके अंदर में फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन पर काफ़ी गौर करोगे। कौन सा कंपाउंड फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दिखाता, एक्सेप्शनल केस जो है वो आप थोड़ा सा देखोगे। जैसे आपकी जानकारी के लिए मैं कह देता हूँ कि एनिलीन एक ऐसा कंपाउंड है जो कि फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दिखाता। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आप थोड़ा सा स्टडी करोगे।
अगला चैप्टर या अगला हम लोगों का जो टॉपिक है वो हम लोगों का है एल्काइल हैलाइड्स एंड एराइल हैलाइड्स। तो एल्काइल और एराइल हैलाइड्स में कुछ नेम रिएक्शंस आपको मिलेंगे। इन नेम रिएक्शंस पर आप थोड़ा सा गौर करोगे। जैसे इसमें बहुत ही फेमस एक रिएक्शन हुआ करता था, शायद आपको याद हो, स्वार्ट्स रिएक्शन एंड फिंक्लेस्टीन रिएक्शन, जिसको हम लोग हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन कहते थे। इसमें कौन सा रिएजेंट हम लोग इस्तेमाल करते थे वो आप थोड़ा सा देख लोगे। जैसे आपकी जानकारी के लिए मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए सोडियम आयोडाइड आप लेते हो, अगर रिएजेंट के तौर पर सोडियम आयोडाइड आप ले रहे हो तो उसको हम लोग फिंक्लेस्टीन रिएक्शन कहेंगे। और अगर AgF यानी सिल्वर फ्लोराइड आप ले रहे हो तो उसको हम लोग स्वार्ट्स रिएक्शन कहते हैं। तो ये फिंक्लेस्टीन और स्वार्ट्स रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक बहुत ही फेमस रिएक्शन, फेमस रिएजेंट जिसके बारे में आप डेफिनेटली नाम सुने हुए होंगे, वो है हम लोगों का ग्रिग्नार्ड रिएक्शन या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कैसे बनता है, इसमें कौन सा मेटल हम लोग लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम मेटल हम लोग लेते हैं। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनता है। इसके अलावा फिर हम लोगों को एक फिटिग रिएक्शन आता है। फिटिग रिएक्शन में तो 2 एराइल हैलाइड यानी कि क्लोरोबेंजीन अगर हम लोग ले लें और सोडियम मेटल के साथ में अगर इसको हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो फिर हम लोगों को बाईफिनाइल नाम का कंपाउंड बनता है, जिसमें 2 बेंजीन रिंग जो है आपस में जुटा हुआ होता है। इसके अलावा एक और बड़ा फेमस इसमें हम लोगों को टॉपिक मिलेगा, वो है SN1 एंड SN2 रिएक्शंस, यानी कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक फर्स्ट ऑर्डर एंड सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। कौन कौन से कंडीशंस पर जो है SN1 होगा, कौन सा कंडीशन पर SN2 होगा, ये थोड़ा टॉपिक आप देख लोगे। और इसके बाद फिर जो है हम लोगों को नेक्स्ट जो टॉपिक बनता है वो काफ़ी फेमस और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है अल्कोहल्स, फेनॉल्स एंड ईथर्स का। तो अल्कोहल्स, फेनॉल्स एंड ईथर्स में जो हम लोगों को बनेगा वो है प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल्स। थोड़ा सा आप देख लोगे कैसे हम लोग फेनॉल का प्रिपरेशन करते हैं। इसके अलावा फिर डिस्टिंक्शन बिटवीन अल्कोहल्स, जिसमें हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स का डिस्टिंक्शन करेंगे। इसके लिए हम लोगों का जो है लूकस टेस्ट बड़ा फेमस है। लूकस टेस्ट का रिएजेंट क्या होता है ये थोड़ा सा आप देख लोगे। तो ये टॉपिक को अगर आप देखते हो तो फिर आपको जो है अल्कोहल्स, फेनॉल्स एंड ईथर्स वाला टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ईथर में जो है एक और टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट, वो है विलियमसन्स ईथरिफिकेशन रिएक्शन। तो ये एक बड़ा फेमस हम लोगों का रिएक्शन है, जिसमें हम लोगों को जो है ईथर काफ़ी आसानी से हम लोग बनाते हैं, जिसमें हम लोगों को सोडियम एल्कोक्साइड और एल्काइल हैलाइड लेते हैं। ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए रहेगा। इसके अलावा फिर जो है हम लोग आते हैं नेक्स्ट हम लोगों का चैप्टर का है, वो है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो ये भी चैप्टर आप क्लास 12 में स्टडी किए हुए होंगे, बहुत ही आसान है चैप्टर। इसमें बहुत सारे नेम रिएक्शंस वगैरह पूछे जाते हैं। तो इसके अंदर में आप जो स्टडी करोगे वो है प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। खास करके जो है, मेरी बात गौर करोगे, खास करके आप प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स देखोगे, जिसमें हम लोगों का रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड, सोडियम बाईसल्फाइड, अल्कोहल्स, हाइड्राजीन, हाइड्रोक्सिल एमीन, फिनाइल हाइड्राजीन एंड 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है, इसमें से क्वेश्चंस बन सकता है, इसको आप देख लोगे। और फाइनली जो है इसके अंदर में आप देख सकते हो सिलेबस में भी कि देयर आर अ लॉट ऑफ नेम रिएक्शंस। तो उन नेम रिएक्शंस के बारे में भी जो है आपको स्टडी करना होगा। अब ये सवाल पूछोगे सर कि स्टडी कैसे करेंगे, तो स्टडी करने के लिए जो है आप पेन एंड पेपर पर स्टडी करोगे। इसके लिए जो है जो नेम रिएक्शंस की बात मैं करने जा रहा हूँ, उस नेम रिएक्शंस के अंदर में कौन सा रिएक्टेंट होता है, कौन सा रिएजेंट होता है और क्या प्रोडक्ट बनता है, ये चीज़ों को जो है आपको याद रखना होगा। तो वो नेम रिएक्शंस जैसा कि आप सिलेबस में भी देख सकते हो, इसके अंदर में जो है सबसे फेमस रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन। डेफिनेटली आप नाम सुने हुए होंगे। एल्डोल कंडेंसेशन के बाद कैनिजारोस रिएक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन, उल्फ किश्नेर रिडक्शन, राइमर टाइमन रिएक्शन, मिरविन पॉन्डॉफ वर्ले रिडक्शन, जिसको शॉर्ट में हम लोग MPV रिडक्शन कहते हैं। इसके अलावा फिर हम लोगों को ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, जैसे हम लोगों ने पहले ही अभी चर्चा किया था। इसके अलावा होबेनहॉर्स्ट रिएक्शन और पिनाकोलोन रिएक्शन। तो ये सारा जो है नेम रिएक्शंस के बारे में आपको थोड़ा सा स्टडी कर लेना होगा, जिसमें नेम रिएक्शंस में रिएक्टेंट क्या है, कौन सा रिएजेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं और साथ ही साथ जो है इसका प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ये चीज़ों को जो है आपको गौर करना होगा। तो इसके अंदर में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। आपको जो है 4 ऑप्शंस रहेगा, 4 ऑप्शंस में से कोई एक आंसर जो है आपको सही होगा, उसको आपको पिक करना रहेगा। ठीक है, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विल कंप्राइज 13 मार्क्स। तो 13 नंबर का सवाल इसमें से आएगा, जिसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस जो है वो मल्टीपल चॉइस वाले रहेंगे और लास्ट में जो है आपको फिर
वो एक मैच द फॉलोइंग वाला रहेगा, जो कि नेम रिएक्शन पर बेस्ड रहेगा। तो मेरे ख्याल से सारी बातों को जो है आप समझ चुके होंगे, और सारी बातों को स्टडी करने के बाद जो है आप काफ़ी अच्छा स्कोर करोगे। मेरी ओर से शुभकामनाएं आपको एग्जामिनेशन के लिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।